नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये बात करता है रोहिंग्या जो समुदाय है उनका जिस तरीके से जनसंहार हो रहा है म्यांमार में, और खासकर अभी जो वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करके जो सैन्य सरकार आ चुकी है उनके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा यातनाएं देखने को मिल रही है रोहिंग्या कम्युनिटी को, समुदाय को। तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है ये हमारे जुडिशरी में, हमारी न्यायिक व्यवस्था में जो जजेस की, जो न्यायाधीशों की भारी कमी है उनके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। खास करके हाई कोर्ट और जो हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है, जो निचली अदालतें हैं, इसमें ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अंत में न्यूज़ इन फ्लैश होता है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो के प्रोजेक्ट मैवरिक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये कोर्स क्लैट की तैयारी के लिए है। मात्र 100 रुपये की राशि में ये कोर्स आपको उपलब्ध होगा। उसके अलावा आज का हमारा MCQ देख लेते हैं। वह यह है कि किंग अनंगपाल द्वितीय, जो अनंगपाल राजा हुए हैं, अनंगपाल द्वितीय राजा हुए हैं, इन्हें दिल्ली का फाउंडर माना जाता है। दिल्ली को इन्होंने नाम दिया था और अपनी राजधानी बसाई थी यहाँ पर। तो दिल्ली के फाउंडर के रूप में, दिल्ली के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये निम्न में से किस वंश से ताल्लुक रखते हैं। आपको ऑप्शन ए है चोल वंश से, ऑप्शन बी है राष्ट्रकूटा वंश से, ऑप्शन सी है राजपूत वंश से, या ऑप्शन डी तोमर वंश से। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। वह यह है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में, हमारी जुडिशरी में, भारतीय न्यायपालिका में जो वैकेंसीज है, जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है जजेस की, वो कितनी बड़ी समस्या है और इस समस्या से निदान पाने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या अभी तक कौन से कदम उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको ये विस्तृत रूप में अपने उत्तर में लिखना है। तो आप अपना उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पे। तो जो हमारा आर्टिकल है पहला कि म्यांमार में खूब देखने को मिला वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करके वहाँ पे एक सैन्य सरकार आ गई है, जिसका प्रभाव जो है वहाँ के कम्युनिटीज़ की, वहाँ पे लोगों पे देखने को मिल रहा है, खासकर रोहिंग्या समुदाय पर, जिनका काफ़ी लंबे समय से म्यांमार में शोषण, जनसंहार होते हुए दिख रहा है। और इसमें भारत की क्या भूमिका है उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमको पता है कुछ दिनों पहले ही, पिछले ही माह यहाँ पे म्यांमार में तख्ता पलट हुआ और वहाँ पे सैन्य जो तानाशाही है वो वापस आ गई। आंग सान सू की जो कि नेता हुआ करती थी, एक लोकतंत्र की प्रमुख आवाज थी म्यांमार में, वो अब वापस कैद में है। तो यहाँ पे भारत का क्या स्टैंस रहा है, भारत ने अपना क्या स्थिति रखी है इस परिप्रेक्ष्य में, वो जान लेते। तो सबसे पहले राइटर ने ये बताया इस आर्टिकल ने कि भारत ने डबल स्टैंडर्ड लेके रखा है इस स्थिति में। तो भारत ने एक और तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, यहाँ पर रोहिंग्या जो कम्युनिटी है उनको सपोर्ट किया है। और म्यांमार की जो सैन्य सरकार है, जो म्यांमार में जनसंहार हो रहा है, जो भी अत्याचार हो रहे हैं रोहिंग्या कम्युनिटी समुदाय के खिलाफ, उसकी तो कड़ी आलोचना करी है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, जो पलायन करके, जो भाग कर म्यांमार से बांग्लादेश और भारत में आए हुए, खासकर भारत में आए हुए हैं, उनको आपने कैद में रखा हुआ है और साथ में आप ये तैयारी कर रहे हैं कि इनको वापस हम म्यांमार भेज दें। उसके अलावा रोहिंग्या रेफ्यूजी को होम मिनिस्ट्री जो है हमारा जो गृह मंत्रालय है, उन्होंने एज ए इनको इन्फिलिटेटर मतलब घुसपैठिया माना हुआ है। तो यहाँ पर आप एक तौर पे उनकी वहाँ पर उनको बचाने के लिए उन पे होने वाले अत्याचार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जब आपके देश में आ रहे हैं तो आप इनको घुसपैठिया मान रहे हैं। और यहाँ पर एक इलीगल घुसपैठ, एक गैर कानूनी घुसपैठ इन्हें मानते हैं जब वो म्यांमार से भारत में आते हैं। तो यहाँ पर जो रोहिंग्या आए हुए हैं भारत में, जो आ रहे हैं भाग के भारत में, वो पर्सिक्यूशन के डर से आ रहे हैं कि उनका जनसंहार हो जाएगा वहाँ पे, उसके
डर से यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि रेफ्यूजी की एक जो कानूनी परिभाषा होती है उसके अंतर्गत आता है। मतलब यहाँ पर रेफ्यूजी, रोहिंग्यास को हम एज ए रेफ्यूजी मान सकते हैं, लेकिन भारत में इन्हें ऐसा घुसपैठिया, इनको घुसपैठी माना जा रहा है। उसके अलावा अगर रोहिंग्या के अगेंस्ट अगर हम क्राइम की बात करें तो कुछ रिपोर्ट की अगर हम माने तो रोहिंग्याओं को, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर भारत में डिटेन किया गया है, उनको कैद में रखा गया है और तैयारी है कि जो आए हुए हैं जिनको डिटेन करके रखा है उनको वापस म्यांमार डिपोर्ट कर दिया जाए। उसके अलावा यहाँ पर जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, यहाँ पर एक केस जो है वो स्टार्ट किया गया है फॉर वायोलेशन ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन बाय म्यांमार। तो यहाँ पर जो जेनोसाइड कन्वेंशन है जिसकी एक पार्टी है म्यांमार, उसके अगेंस्ट एक केस स्टार्ट किया गया है ICJ में। तो यहाँ पर ब्रॉड बाय द गैम्बिया एंड जॉइंट बाय कनाडा, नीदरलैंड एंड मालदीव्स। तो यहाँ पर गैम्बिया, कनाडा, नीदरलैंड और मालदीव जैसे देशों के द्वारा ये केस लाया गया है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने भी जो भी रोहिंग्या के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं, इंटरनेशनल क्राइम्स हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर स्टार्ट करने की बात करी हुई है। तो अगर हम मानचित्र में देखें तो यहाँ पर म्यांमार और भारत के बीच में करीब 1643 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर होती है। इसी बॉर्डर के माध्यम से जो रोहिंग्या कम्युनिटी है वो पलायन करके भारत में आ रहे हैं, रेफ्यूजी शरणार्थी बन के भारत में आ रहे हैं। उसके अलावा राखाइन जो प्रांत है म्यांमार का, यहाँ पे मूलतः रोहिंग्या की ज़्यादा आबादी रहती है, जो कि बांग्लादेश की सीमा जो म्यांमार के साथ शेयर होती है, वहाँ पे राखाइन प्रांत की भी सीमा लगती है। तो बहुत सारे जो रोहिंग्या है वो शरणार्थी बन के पहले बांग्लादेश और फिर बांग्लादेश से पलायन करते हुए भारत में आ रहे। इस तरीके से भारत में इनका प्रवेश हो रहा है, जो कि हमारे देश में गृह मंत्रालय के द्वारा इनको घुसपैठिया माना जा रहा है। तो चलिए आगे आने वाले समय में देखने वाली बात रहेंगी कि ICC और ICJ में क्या कदम उठाया जाते हैं और जो इंटरनेशनल समुदाय है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, वो किस ओर से इस तरफ रोहिंग्याओं की समस्याओं के ओर देखता है। दूसरा जो आज का हमारा आर्टिकल है ये जुडिशरी न्यायपालिका के बारे में है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसके अलावा क्या इंक्लूसिव पॉलिसीज है जुडिशरी में वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर हाल ही में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इनके द्वारा एक डिटेल्स रखी गई कि कैसे हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी वैकेंसीज है जजेस की। तो अगर हम रिपोर्ट की माने तो यहाँ पे 419 पोस्ट, जो कि करीब 39% पोस्ट जो हाई कोर्ट में है वो रिक्त पड़ी हुई है। तो 211 रिकमेंडेशन वर येट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम हाई कोर्ट कोलिजियम। तो यहाँ पर जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा यहाँ पर जजेस सिलेक्ट किए जाते हैं, वैसे ही हाई कोर्ट का भी कोलिजियम होता है। तो हाई कोर्ट कोलिजियम के द्वारा 419 में से 211 रिकमेंडेशन जो है वो हाई कोर्ट कोलिजियम के द्वारा ही आना बचा हुआ है। तो अगर हम इलाहाबाद, कलकत्ता और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमें रिक्त स्थान देखने को मिलते हैं, जो कि 64, 40 और 37 क्रमशः है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर है जो इससे जुड़े हुए, जब भी हम अपॉइंटमेंट की या रिक्त स्थानों को भरने की बात करते हैं। तो हमारे संविधान का 217 जो है वो ये पावर देता है कि हाई कोर्ट में किस तरीके से जो वैकेंसीज है, जो रिक्त स्थान है वो भरे जाएंगे और जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, नामांकन यहाँ पर किया जाएगा। उसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर भी है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ जो कंसर्न हाई कोर्ट है उनके द्वारा यहाँ पर इनिशिएट किया जाता है जब भी कोई अपॉइंटमेंट की बात आती है। तो ये माना गया है इस आर्टिकल में, ये राइटर द्वारा बताया गया है कि जब भी वैकेंसी क्रिएट होती है या होने वाली होती है तो यहाँ पर आपको 6 महीने पूर्व में ही तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और जो आपका MOP है वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट है उनको एक जो प्रोसेस इनिशिएट करनी चाहिए वो 6 महीने पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन टाइमलाइन जो है, जो कि एक सीमाएं रहनी चाहिए, समय सीमाएं, वो उसका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। और 2015 से जो एक वैकेंसी क्रिएट है, अभी भी 2015 की भी कुछ ऐसी वैकेंसी से जो भरी नहीं गई है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना रहा इस बारे में, तो मलिक मजहर सुल्तान वर्सेस UP PSC 2006 का ये केस है।
इसमें बताया गया है कि कैसे जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक टाइमलाइन होनी चाहिए और स्टेट लेवल पर और उसका पालन पूर्णतः करना चाहिए। उसके अलावा अक्टूबर 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट टुक सो मोटो कॉग्निजेंस, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है खुद से ही यहाँ पर सो मोटो कॉग्निजेंस लिया कि जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, इसमें वैकेंसी जो है वो भरी जानी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने जो आधारभूत ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका भी एक सो मोटो यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया, उसकी भी स्थिति जाननी चाहिए। तो यहाँ पर व्हाट एससी मीन्स, तो डिले इन फिलिंग एचसी हाई कोर्ट्स वैकेंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल जजेस एंड कोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ चीजें मिस की गई है अभी। तो वो कौन कौन सी चीज है? तो जो पहली बात है वो ये कही गई है कि यहाँ पर प्रत्येक जज की क्या प्रोडक्टिविटी है और कितनी वैकेंसी है, इसको भरने के लिए एक नाकामी रही है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की भी। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो जुडिशरी है वो कितनी समावेशी है। जो अलग अलग तबके हैं, एसटी है, एससी है, जो निचले तबके हमारे सामाजिक ढांचे के माने जाते हैं, इनका कितना रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रहा है। उसके साथ ही साथ महिलाओं की कितनी वैकेंसीज है और महिलाएं अभी तक कितनी जज हमारी जुडिशरी में है। तो अगर हम आंकड़े देखें तो सबऑर्डिनेट कोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत में करीब 1643 जो है टोटल जजेस है। अब यहाँ पे 1643 जो जजेस है उनमें से केवल 4704 जो है वो महिला जज है। मतलब टोटल जो आपके पास में सबऑर्डिनेट जजेस है उनमें केवल 28.6% जो है महिलाएं जजेस देखने को मिलती है। और ये स्थिति जो है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और नीचे चली जाती है। तो यहाँ पर एक और जो है वो ये कदम उठाने वाली बात कहेंगे कि आप वैकेंसी भी भरिए, आप जो रिक्त स्थान है वो भी भरिए, उसके साथ में आप इस और भी ध्यान दीजिए कि कितनी समावेशी हमारी न्यायपालिका हो सकती है। चलिए न्यूज इन फ्लैश पर आते हैं। तो जो पहली खबर है ये कैन बेतवा इंटरलिंकिंग वर्क से संबंधित है। तो अटल बिहारी गवर्नमेंट जब थी, एनडीए गवर्नमेंट जब थी, उस टाइम ये प्रोजेक्ट की बात शुरू की गई थी जिसमें कैन और बेतवा जो नदी है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। अब बुंदेलखंड जो क्षेत्र है हमारे देश का एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है जो कि दो राज्यों के बीच में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर दोनों जो राज्य है, दोनों राज्यों में जो केन और बेतवा अलग अलग रिवर आती है, इनको जोड़ने की बात की गई है जिससे बुंदेलखंड में पानी की समस्या जो है वो कम से वो फुलफिल हो सके, वो दूर हो सके। तो यहाँ पर रिवर्स को जोड़ने के लिए जो खेती है उनको सिंचाई के लिए मदद होंगी और साथ ही साथ लोगों को पीने का पानी भी मुहैया होगा। इसके लिए ही गवर्नमेंट ऑफ यूपी और एमपी जो है इन्होंने एग्रीमेंट साइन करा है। एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट का ये एग्रीमेंट इन प्रदेशों के बीच में साइन किया गया है। उसके बाद में जो हमारी दूसरी खबर है ये गांधी पीस प्राइज के बारे में है। तो एक गांधी पीस प्राइज जो है वो इस वर्ष संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उनको दिया जा रहा है। उसके साथ में जो पूर्व ओमन के सुल्तान रह चुके हैं कबूस बिन सैद अल सैद, इन्हें दिया जा रहा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि शेख हसीना जो है इनके पिता, जो अभी हाल ही में जो पीएम है बांग्लादेश के, उनके पिता है शेख मुजीबुर रहमान। उसके बाद में जो तीसरी खबर है ये है कि आज ही के दिन भगत सिंह को फांसी की सजा जो है वो दी गई थी। भगत सिंह के साथ में राजगुरु और सुखदेव जो है इन्हें भी फांसी की सजा दी गई थी। तो मार्च 23, 1931 को इन स्वतंत्रता सेनानी को फांसी की जो सजा है वो एग्जीक्यूट की गई थी। तो यहाँ पर जिन ट्रायल्स के अंतर्गत इनको फांसी की सजा दी गई थी, पहला ट्रायल था अप्रैल 1929 का, स्मोक बॉम्ब एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके अलावा एक पुलिस प्रोबेशनर के मर्डर का आरोप भी इन पर सिद्ध हुआ था, इसके चलते इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो हमको हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी बलिदान हमेशा याद रखते हुए हमारे देश के लिए, हमारे देश के राजनेताओं को और हमारे नागरिकों को हमेशा एक प्रेरणा बनानी और लेनी चाहिए। तो चलिए हमारा विश्लेषण आज का यही समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सिखो की वेबसाइट भी विजिट
कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।